और इजिप्ट एयर फ्लाइट 990 लगभग 33,000 फीट के एल्टीट्यूड पर मजे से फ्लाई कर रहा था। प्लेन को ऑटो पायलट पर सेट करके कैप्टन टॉयलेट का यूज करने के लिए कॉकपिट के बाहर चला गया और तभी अगले 1 मिनट के अंदर ही ऑटो पायलट डिसएंगेज हो गया। साथ ही प्लेन का नोज नीचे की ओर मुड़ गया और प्लेन सीधा नीचे की ओर तेजी से गिरने लगा। ऐसा लग रहा था मानो 217 पैसेंजर्स को किसी पत्थर से बांधकर नीचे पानी में फेंक दिया हो। साउंड की स्पीड से ये प्लेन 33,000 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए सीधा अटलांटिक समुद्र में क्रैश हो गया। क्रैश के तुरंत प्लेन एटीसी के रडार से गायब हो गया। अब एटीसी बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। प्लेन और प्लेन में बैठे 217 पैसेंजर्स एक विशाल समुद्र की गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए। एक भी जिंदा नहीं बच पाया। अब एटीसी ने सर्च एंड रेस्क्यू टीम को प्लेन के लास्ट लोकेशन पर भेज दिया और तभी उन्होंने जो नजारा देखा वो वाकई में रूह कांप देने वाला था। प्लेन के छोटे छोटे टुकड़े समुद्र के पानी पर तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। साथ ही पैसेंजर्स के कटे हुए अंग, उनका सामान और पैसेंजर्स के कपड़े पानी के ऊपर तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। प्लेन का यह हाल देखकर किसी की भी जिंदा बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। 217 पैसेंजर्स की धड़कनें विशाल समुद्र के गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। पर आखिर कैसे? मन में सवाल उठना तो जाहिर सी बात है कि आखिर कैसे ये प्लेन इतनी भयानक रूप से क्रैश हो गया। कैप्टन का कॉकपिट से बाहर चले जाते ही प्लेन आखिर कैसे नीचे की ओर गिरने लगा? क्या ये सच में कोई हादसा था या किसी ने इसे जानबूझकर क्रैश किया था? जानेंगे पूरी कहानी आज के इस केस स्टडी में। 31 अक्टूबर 1999 इजिप्ट एयर फ्लाइट 990 बोइंग 767-300 मॉडल का बहुत ही आधुनिक प्लेन लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से टेक ऑफ करके जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूयॉर्क से होते हुए कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इजिप्ट में लैंड करने वाला था। इस प्लेन में 203 पैसेंजर्स और 14 क्रू मेंबर सवार होने वाले थे। इस प्लेन को 57 वर्षीय कैप्टन अहमद अल हबाशी उड़ाने वाले थे। इनके पास लगभग 14,400 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। साथ ही 37 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर एडेल अनवर कैप्टन का साथ दे रहे थे, जो दूसरे को पायलट के साथ अपनी ड्यूटी को स्विच करने वाले थे ताकि वो अपनी शादी के लिए समय पर घर लौट सके। इसके अलावा इस प्लेन में इजिप्ट के 33 सोल्जर्स सवार हो गए थे जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से अपनी ट्रेनिंग पूरी करके लौट रहे थे। ये एक बहुत ही लंबी फ्लाइट थी, लगभग 10 घंटे की। इसीलिए इस प्लेन में रिलीफ कैप्टन और रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर भी मौजूद थे। रिलीफ कैप्टन का नाम रऊफ नौरेल्दीन जो 52 साल के थे और रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर का नाम गमेल अल बटौती जो 59 साल के थे। अब ये रिलीफ कैप्टन और रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर क्या होता है, चलो इसे भी आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, ये एक काफी लंबी फ्लाइट थी, करीब 10 घंटे फ्लाई करने वाली। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी कैप्टन या फर्स्ट ऑफिसर बिना आराम किए लगातार 10 घंटे किसी भी प्लेन को उड़ा नहीं सकता। उसे कुछ समय का आराम देना चाहिए ताकि फिर से वो प्लेन को उड़ा सके बिना किसी परेशानी के। अब ऐसे समय में काम आते हैं रिलीफ कैप्टन और रिलीफ को पायलट, जो एक्टिव कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर को कुछ समय के लिए आराम करने के लिए भेज दे और उनके लौटने तक रिलीफ कैप्टन और रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर प्लेन को उड़ाते रहे। सो आई होप कि रिलीफ कैप्टन और रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सीधा इजिप्ट एयर फ्लाइट 990 की तरफ। फाइनली इजिप्ट एयर फ्लाइट 990 ने लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से टेक ऑफ करके जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूयॉर्क तक अपना पहला डेस्टिनेशन पूरा किया और रात के 1:20 पर कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फिर से एक बार उड़ान भरा। उड़ान के कुछ ही समय बाद रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर गमेल अल बटौती कॉकपिट में चले गए और एक्टिव फर्स्ट ऑफिसर एडेल अनवर से कहा कि आप कुछ देर के लिए आराम करने के लिए जाओ, तब तक मैं कैप्टन का साथ देता हूँ, यानी कि तब तक मैं इस प्लेन को उड़ाता हूँ। शायद आप काफी थक चुके होंगे, इसीलिए आप थोड़ा आराम करें और इस प्लेन को मुझे उड़ाने दो। लेकिन एक्टिव फर्स्ट ऑफिसर एडेल अनवर ने उन्हें साफ साफ मना करते हुए कहा कि भाई मुझे अभी आराम करने की कोई जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब आपको जरूर बुलाया जाएगा।
लेकिन रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर गमेल एल बटोती कहाँ मानने वाले थे। वो तो पहले से ही तय करके आए थे। इसीलिए उन्होंने एक्टिव फर्स्ट ऑफिसर के साथ बहस करना शुरू कर दिया कि भाई आप जबरदस्ती से ही सही, लेकिन आप आराम करने के लिए चले जाओ और प्लेन का कंट्रोल मेरे हाथों में दे दो। कुछ मिनट बहस करने के बाद फाइनली एक्टिव फर्स्ट ऑफिसर एडेल अनवर आराम करने के लिए कॉकपिट के बाहर चले गए और प्लेन का कंट्रोल अब रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर गमेल एल बटोती के हाथों में दे दिया। अब कॉकपिट में कैप्टन अहमद अल हवाशी और रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर गमेल एल बटोती थे जो इस प्लेन को कंट्रोल कर रहे थे। पर अगले 1 मिनट में ही कैप्टन अहमद अल हवाशी टॉयलेट का यूज करने के लिए कॉकपिट के बाहर चले गए। अब कॉकपिट में सिर्फ एक ही इंसान था और वो था बहस करने वाला रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर गमेल एल बटोती। कैप्टन इस प्लेन को ऑटो पायलट पर सेट करके बाहर चले गए थे, पर जैसे ही कैप्टन कॉकपिट के बाहर चले गए प्लेन का ऑटो पायलट भी डिसएंगेज हो गया। साथ ही प्लेन का नोज नीचे की ओर मुड़ गया। ये प्लेन 33,000 फीट के एल्टीट्यूड पर बड़े ही मजे से फ्लाई कर रहा था, पर जैसे ही यह प्लेन नीचे की ओर मुड़ गया तब प्लेन का स्पीड भी काफी बढ़ गया। यह स्पीड लगभग साउंड की स्पीड के बराबर था। अब यह सुनकर आप शायद यकीन नहीं कर पाओगे, लेकिन जैसे ही इस प्लेन ने नीचे गिरना शुरू कर दिया उस वक्त कुछ सेकंड्स के लिए प्लेन में बैठे पैसेंजर्स और खुद कैप्टन ने भी जीरो ग्रेविटी को महसूस किया। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके कैप्टन कॉकपिट में पहुंच गए, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन के दोनों इंजन ने अपना काम करना ही बंद कर दिया था। साथ ही प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना भी बंद हो गया। कैप्टन ने जोर से कहा कि ये क्या हो रहा है, पर रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर एक ही बात कहता रहा, आई रिलाई ऑन गॉड, यानी कि मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूँ। अब कैप्टन ने फिर से एक बार कहा कि प्लेन के दोनों इंजन को क्या तुमने बंद कर दिया है? पर रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर ने तो फिर से वही जवाब दिया, आई रिलाई ऑन गॉड, यानी कि मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूँ। और रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर बस इसी बात को लगभग 10 बार दोहराता रहा, आई रिलाई ऑन गॉड, आई रिलाई ऑन गॉड, आई रिलाई ऑन गॉड, आई रिलाई ऑन गॉड। देखते ही देखते इजिप्ट एयर फ्लाइट 990 अटलांटिक समुद्र के विशाल गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। प्लेन और प्लेन में बैठे 217 पैसेंजर्स समुद्र की काली दुनिया में कहीं दफन हो गए थे, जिनका आज तक कोई भी पता नहीं चल पाया। प्लेन के हल्के टुकड़े जो पानी के ऊपर तैरने के लायक थे, वो प्लेन के छोटे छोटे टुकड़े, पैसेंजर्स के कटे हुए अंग और उनके कपड़े पानी के ऊपर तैरने लगे, जिसे देखकर यह कंफर्म हो गया कि इजिप्ट एयर फ्लाइट 990 इसी जगह पर क्रैश हो गया है। ये घटना जितनी सुनने में आसान लगती है, उससे कई गुना ज्यादा ये पेचीदा केस बन गया था। तो चलिए देखते हैं इस घटना के पीछे की असली वजह। इस घटना के पीछे क्या किसी इंसान का हाथ था या फिर प्लेन का स्ट्रक्चरल फेल्यूर? इसका पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन की 2 टीम काम में लग गई। पहली टीम इजिप्ट कंट्री की थी तो दूसरी टीम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से थी। इजिप्ट के पास इतने आधुनिक उपकरण नहीं थे कि वो खुद इस केस का इन्वेस्टिगेशन करे, इसलिए उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा। अब यहाँ पर दोनों टीम ने इन्वेस्टिगेशन का काम तो किया, पर हैरान कर देने वाली बात यह थी कि दोनों रिपोर्ट एक दूसरे से बिल्कुल भी मिलते जुलते नहीं थे। इसीलिए हम एक एक करके दोनों रिपोर्ट को देखते हैं। पहला रिपोर्ट NTSB यानी कि नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने पेश किया। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि प्लेन में कोई भी तकनीकी खराबी नहीं था और आखिरी समय तक पायलट ने किसी भी तरह का कोई भी इमरजेंसी या मेडिकॉल नहीं किया था। यानी कि यह प्लेन इतनी तेजी से नीचे आ गया था कि पायलट को इमरजेंसी या मेडिकॉल करने का मौका ही नहीं मिला होगा। अब अगर देखा जाए तो इजिप्ट एयर फ्लाइट 990 लगभग 33,000 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था। अगर प्लेन के इंस्ट्रूमेंट में कोई भी खराबी था तो भी ये प्लेन सिर्फ 1 मिनट के अंदर साउंड की स्पीड से नीचे पानी में नहीं गिर सकता था। ये तभी पॉसिबल था जब कोई इंसान ही इस प्लेन को इंटेंशनली जानबूझकर नीचे गिराने की कोशिश करता है। और वैसे भी अगर प्लेन में तकनीकी खराबी था तो यह प्लेन कुछ सेकंड्स के लिए 16,000 फीट के एल्टीट्यूड से 25,000 फीट के एल्टीट्यूड तक फिर से एक बार क्लाइंब भी किया था।
जबकि ऐसा सिर्फ किसी इंसान के द्वारा ही किया जा सकता है, ताकि प्लेन फिर से एक बार पहले से भी कई गुना ज्यादा स्पीड से नीचे डाइव लगा सके। साथ ही एनटीएसबी ने यह भी दावा किया कि रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर गमेल एल बटोती ने ही जानबूझकर इस प्लेन को क्रैश किया है, क्योंकि जब कैप्टन कॉकपिट के बाहर चले गए थे तब उन्होंने इस प्लेन को ऑटो पायलट पर सेट किया था। पर जैसे ही कैप्टन कॉकपिट के बाहर चले गए उसी वक्त ऑटो पायलट भी डिसएंगेज हो गया। साथ ही कॉकपिट में लगे हुए इंस्ट्रूमेंट के बटन को दबाने की आवाज भी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई और उसी समय इंजन को फ्यूल सप्लाई करने वाले स्टार्ट लीवर को रन मोड से हटाकर कट ऑफ मोड पर सेट किया गया था, जिसके कारण दोनों इंजन को फ्यूल मिलना ही बंद हो गया। अब अगर इंजन को फ्यूल मिलना ही बंद हो जाए तो फिर इंजन पावर को प्रोड्यूस कैसे कर सकता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ था नेपाल के पोखरा एयरपोर्ट पर पिछले 2 महीने पहले यति एयरलाइन फ्लाइट 691 के साथ। पर इन दोनों केस में फर्क सिर्फ इतना है कि यति एयरलाइन फ्लाइट 691 इसके साथ जो भी कुछ हुआ वो गलती से हुआ था। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन सब बातों के अलावा भी और एक पुख्ता सबूत इन्वेस्टिगेशन की टीम को रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर गमेल एल बटोती के खिलाफ मिला और वो था प्लेन के टेल में लगा हुआ एलिवेटर। कैप्टन के साइड का लेफ्ट साइड का एलिवेटर ऊपर की ओर मूव कर रहा था, वही रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर के साइड का राइट साइड का एलिवेटर नीचे झुका हुआ था। कैप्टन इस प्लेन को बचाने की कोशिश कर रहा था, वही रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर इसे खुद क्रैश करने की कोशिश कर रहा था। कैप्टन ने यहाँ पर फर्स्ट ऑफिसर को कई बार पूछने की कोशिश किया कि भाई अचानक इस प्लेन के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुमने इन दोनों इंजन को बंद किया है। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफिसर को सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना चाहिए था, पर फर्स्ट ऑफिसर तो यहाँ पर एक ही बात को दोहराता रहा, आई रिलाई ऑन गॉड, यानी कि मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ। अब फर्स्ट ऑफिसर के खिलाफ इतने सारे सबूत मिलने के बावजूद भी ECAA यानी कि इजिप्शियन सिविल एविएशन एजेंसी ने एनटीएसबी की रिपोर्ट को खारिज किया और कहा कि यह हादसा प्लेन के इंस्ट्रूमेंट में तकनीकी खराबी आने के कारण ही हुआ है, न कि फर्स्ट ऑफिसर की वजह से। यह हादसा तो सिर्फ और सिर्फ प्लेन के टेक्निकल फेलियर के कारण हुआ है। पर दोस्तों, पर्सनली मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता है कि हो ना हो रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर ने ही इस प्लेन को क्रैश किया था, क्योंकि जब कैप्टन टॉयलेट का यूज करने के लिए कॉकपिट के बाहर चले गए थे तब रात के 1:48 और 39 सेकंड हो गए थे और तब पहली बार रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर गमेल एल बटोती ने कहा था आई रिलाई ऑन गॉड, यानी कि मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूँ। और उनकी इस आवाज को कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने भी रिकॉर्ड किया था। अब अगर प्लेन मजे से 33,000 फीट की एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था तो फिर फर्स्ट ऑफिसर की इस कही गई बात का कोई भी मतलब नहीं था। अगर प्लेन में कोई भी दिक्कत नहीं था तो अचानक फर्स्ट ऑफिसर ने ऐसा क्यों कहा आई रिलाई ऑन गॉड, मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूँ। इसका मतलब फर्स्ट ऑफिसर अपने आप को तैयार कर रहा था इस घिनौने काम को अंजाम देने के लिए। और ठीक 1:49 और 45 सेकंड्स पर ऑटो पायलट डिसएंगेज हो गया। अब अगर यहाँ पर ऑटो पायलट अपने आप डिसएंगेज होता तो कॉकपिट में अलार्म भी बजता, लेकिन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने किसी भी तरह के अलार्म को रिकॉर्ड किया ही नहीं था। इसका मतलब अलार्म बजा ही नहीं था। अगर पायलट खुद ही ऑटो पायलट को डिसएंगेज करता है तो ऐसे कंडीशन में अलार्म नहीं बजता है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम को पहले से ही पता चल जाता है कि भाई खुद पायलट ने ही ऑटो पायलट को डिसएंगेज किया है, इसलिए अलार्म देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी को हमने विकिपीडिया से लिया है, इसलिए कोई भी कमेंट करने से पहले विकिपीडिया पर जाकर एक बार चेकआउट जरूर करना। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक करना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।